यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। कल्याण सिंह उन चुनिंदा राजनीतिज्ञों में से एक थे जिन्हें सक्रिय राजनीति में 5 दशक से भी ज़्यादा का अनुभव था। और जब भी साल 1992 में हुए बाबरी विध्वंस की बात होती है तो एक नाम आपको हर कहानी में मिलेगा, और वो है कल्याण सिंह का, जो उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब इतना लंबा राजनीतिक करियर हो तो उससे जुड़े कई किस्से भी होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कल्याण सिंह की ज़िंदगी से जुड़े कुछ किस्सों की। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। कल्याण सिंह को तो आज हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उन्हें राजनीति में लाने वाले कौन थे? राजनीति में कल्याण सिंह के गॉडफादर बने हरीश चंद्र श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जनसंघ के कद्दावर नेताओं में से एक थे। उस वक्त जनसंघ में उनका कद क्या होगा आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब जनसंघ का पहला अधिवेशन हुआ तब श्रीवास्तव अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मंच साझा कर रहे थे। कल्याण सिंह इन्हीं हरीश चंद्र श्रीवास्तव की खोज थे। 1962 के आसपास यूपी में अपने पैर पसार रहे जनसंघ को ये समझ आ चुका था कि प्रदेश में सवर्णों के साथ साथ पिछड़ी जाति को जोड़ने की भी ज़रूरत है, जिसके लिए पिछड़ी जाति के किसी चेहरे की ज़रूरत थी। यूपी में लोध जाति की तादाद काफ़ी अच्छी थी, तो हरीश बाबू को कल्याण सिंह में संभावनाएं दिखीं जो इसी जाति से आते थे। कल्याण सिंह को कमर कसने के लिए कह दिया गया था और मौका देखते ही साल 1962 में कल्याण सिंह को अतरौली सीट से टिकट दिया गया। लेकिन साल 1967 के चुनाव में 4000 वोट से उनकी जीत हुई। साल 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो कल्याण सिंह पकड़े गए और इस दौरान वे 21 महीने तक जेल में रहे। लेकिन उनके राजनीतिक गुरु ने पूरी इमरजेंसी में पुलिस को अपने पास भी नहीं फटकने दिया। कहा जाता है हरीश चंद्र श्रीवास्तव उस वक्त नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर घूमते थे, लेकिन कभी कभार वो अपने बदन पर आटा मलकर भी सड़कों पर घूमा करते थे और उन्हें कोई पहचान नहीं पाता था। हालांकि इमरजेंसी के दौरान कल्याण सिंह के जेल में बिताए 21 महीने उनके लिए वरदान साबित हुए और उनका कद राजनीति में और ऊंचा हो गया। 90 के दशक में मंडल और कमंडल यानी आरक्षण और राम मंदिर आंदोलन की राजनीति से हर कोई वाकिफ है, जिसके चलते कल्याण सिंह के नेतृत्व में साल 1991 में भाजपा उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई और कल्याण सिंह सूबे के मुख्यमंत्री बने। इस दौर में कल्याण सिंह को बाबरी विध्वंस के अलावा एक और चीज़ के लिए याद किया जाता है। उस दौरान कल्याण सिंह बोर्ड परीक्षाओं में हो रही नकल पर नकेल कसने के लिए एक अध्यादेश लेकर आए, जिसे नकल अध्यादेश कहा जाता है। यूपी में नकल करने और कराने वाले इस अध्यादेश के चलते थर्राते थे, क्योंकि इसके तहत नकल करते हुए पकड़े जाने पर जेल भेजने का प्रावधान था। इसके चलते उस साल यूपी बोर्ड का परिणाम 85% से महज 25% रह गया, लेकिन इससे यूपी बोर्ड में नकल पर पूर्ण विराम लग गया। उनके मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राज्य में सरकारी भर्तियों में भी पारदर्शिता बरती गई। कल्याण सिंह का ये कार्यकाल बाबरी विध्वंस के इतर उनकी ईमानदारी के लिए भी जाना जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट में कल्याण सिंह के मीडिया सचिव रहे योगेंद्र तिवारी बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े एक किस्से को बयां करते हैं। 6 दिसंबर 1992 को कल्याण सिंह मुख्यमंत्री आवास में टीवी के सामने बैठे थे और जैसे ही कल्याण सिंह और उनके सहयोगियों को भोजन परोसा गया तभी कार सेवक मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए। योगेंद्र नारायण बताते हैं, तभी यूपी डीजीपी SM त्रिपाठी भागते भागते कल्याण सिंह से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। कल्याण ने उन्हें भोजन समाप्त होने तक इंतजार करने के लिए कहा और बाद में जब त्रिपाठी कल्याण सिंह से मिले तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति मांगी। बकौल योगेंद्र नारायण कल्याण सिंह ने डीजीपी से पूछा, अगर गोली चली तो क्या बहुत सारे कार सेवक मारे जाएंगे? त्रिपाठी का जवाब हाँ में था। उनका उत्तर सुन कल्याण सिंह ने कहा कि मैं आपको गोली चलाने के आदेश नहीं दूंगा। भीड़ को हटाने के लिए आप लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
डीजीपी उनकी बात सुनकर अपने दफ्तर वापस लौट गए। योगेंद्र नारायण बताते हैं कि जैसे ही बाबरी मस्जिद जमींदोज हुई, कल्याण सिंह ने अपने हाथों से अपना इस्तीफा लिखा और राज्यपाल के पास चले गए। साल 1996 विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद साल 1997 में बसपा और भाजपा ने साथ मिलकर सरकार बनाने का फॉर्मूला तैयार किया, जिसमें दोनों पार्टियों से 6-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनना तय हुआ। इसी फॉर्मूले के तहत मायावती ने पहले 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन जैसे जैसे कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने का वक्त पास आ रहा था, तभी बसपा के तेवर बदलने लगे। उधर केंद्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी सभी दलों को साथ लेकर भाजपा को केंद्र की सत्ता में स्थापित करना चाहते थे। ऐसे में कल्याण सिंह को लग रहा था कि मायावती इसी वजह से कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रही। हालांकि मायावती ने कुर्सी तो छोड़ी, लेकिन साथ ही भाजपा से समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद कल्याण सिंह ने बसपा और कांग्रेस को तोड़कर उनके विधायकों के समर्थन से अपनी कुर्सी बचा ली। उधर केंद्र में 1998 में कल्याण सिंह के चलते बसपा सदन से वॉकआउट कर गई और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई। इसके बाद अटल और कल्याण के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान कल्याण सिंह के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में भूकंप ला दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको पूरा यकीन है कि वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तब कल्याण सिंह का जवाब था कि पीएम बनने के लिए पहले एमपी बनाने पड़ते हैं। उस वक्त वाजपेयी यूपी की राजधानी लखनऊ से ही चुनाव लड़ते थे और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। खैर, वाजपेयी 1999 में प्रधानमंत्री बने और इसके बाद कल्याण सिंह की बयानबाजी और उनकी सहयोगी कुसुम राय के चलते उनको भाजपा से हटाने की मांग उठने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया जब कल्याण सिंह ने भाजपा को कुछ वक्त के लिए अलविदा कह दिया। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले कल्याण सिंह के राजनीतिक मित्रों के मुताबिक उनमें धैर्य की कमी थी। उनकी इसी कमी के चलते जॉर्ज फर्नांडिस ने एक बार कहा था कि अगर कल्याण सिंह में धैर्य होता तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वे भाजपा के कप्तान होते। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल अनकट।